कमिंग बैक टू द मेन टॉपिक दैट इज जास्मोनिक एसिड, जो कि हमारा नेक्स्ट फाइटो हार्मोन है। रेफरेंसेस मेंशन कर दिए हैं काफी कुछ। आज जो है मैं आपको रिसर्च पेपर से भी पढ़ाऊंगी, क्योंकि जास्मोनिक एसिड के बारे में अब बहुत ज्यादा डिटेल बुक्स में अवेलेबल नहीं है, तो इसीलिए हमने कुछ कुछ जो है रिसर्च पेपर और अलग अलग बुक्स को भी हमने प्रेफर किया है। ओके, तो जास्मोनिक एसिड की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या है, लेट्स टॉक अबाउट इट। इंट्रोडक्शन डील करते हैं सबसे पहले। जास्मोनिक एसिड और उसके और भी बहुत से डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं, मतलब कि जास्मोनिक एसिड की भी और डेरिवेटिव है, यानी कि और भी वैरायटी है, और ये सब के सब जो है लिपिड डिराइव्ड सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है, यानी कि इनका जो प्रिकर्सर मॉलिक्यूल होता है वो एक लिपिड होता है। लिपिड से डिराइव करके ये जास्मोनिक एसिड बनते हैं, और ये अलग अलग टाइप के फंक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे कि ग्रोथ में, रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट में, फोटोसिंथेसिस में, और प्लांट में बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेस को भी रेगुलेट करते हैं। जास्मोनिक एसिड को पहली बार आइसोलेट किया गया था एक फंगस से, जिसको कि हम कहते हैं लेसियोडिप्लोडिया थियोब्रोमी। ठीक है, इससे जो है इस फंगस से जास्मोनिक एसिड को फर्स्ट टाइम आइसोलेट किया गया था, बट एज अ प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। तो जब इसको आइसोलेट किया गया था फंगस से, तो देखा गया था कि ये जो कंपाउंड है ये एक्चुअल में प्लांट के ग्रोथ को इनहिबिट कर रहा था। ग्रीन प्लांट्स की बात करते हैं तो जो फ्री जास्मोनिक एसिड होता है वो फर्स्ट टाइम डिटेक्ट और आइडेंटिफाई किया गया एज अ ग्रोथ इनहिबिटर फ्रॉम द पेरिकार्प ऑफ विसिया फाबा, दैट इज ब्रॉड बीन। तो पहली बार प्लांट में अगर हम बात करते हैं तो इसको आइडेंटिफाई किया गया एज अ ग्रोथ इनहिबिटर, लेकिन किसमें? ब्रॉड बीन प्लांट में। द immature fruit of broad bean contain a mixture of Ja and its stereoisomer, that is 7-isojasmonic acid in about 65 to 35% रेशियो। तो देखा गया कि बीन्स में जो है, दैट इज ब्रॉड बीन्स में, जास्मोनिक एसिड और उसका एक टाइप का डेरिवेटिव जिसे हम 7-isojasmonic एसिड कहते हैं, इनका जो अमाउंट है वो लगभग 65 to 35% रेशियो में देखा गया। हाइड्रोक्सी जास्मोन एस्टर ऑफ क्राइसैंथेमिक एसिड इन pyrethrin, which is a class of insecticides, isolated from chrysanthemum, that is pyrethium, was the first jasmonic acid metabolite discovered from the plant. और अगर हम बात करते हैं कि और भी इसके डेरिवेटिव्स हैं, जैसे कि हो गया हाइड्रोक्सी जास्मोन एस्टर, ठीक है, इसको भी किससे आइसोलेट किया गया था? क्राइसैंथेमम प्लांट से आइसोलेट किया गया था। ये पहला जास्मोनिक एसिड मेटाबोलाइट था जो कि प्लांट से डिस्कवर हुआ था। Active jasmonate, most importantly the methyl ester of jasmonate, that is JAME। तो जास्मोनिक एसिड का भी ना अपना एक एक्टिव फॉर्म है, उनमें से एक फॉर्म है दैट इज मिथाइल जास्मोनेट। इसको इनिशियली डिटेक्ट किया गया था एज अ ऑर्डरेंट फ्रॉम द फ्लावर ऑफ जैस्मेनियम ग्रैंडिफ्लोरम। मिथाइल जास्मोनेट इज अ वॉलेटाइल एंड प्रेजेंट इन द एसेंशियल ऑयल। आपने जैस्मिन फ्लावर कभी देखा है? अक्सर जैस्मिन का पौधा जहां रहता है, स्पेशली जहां पे उसके फ्लावर रहते हैं, अगर आप वहां से बगल से गुजरते हैं ना, आपको बड़ी अच्छी सी मीठी मीठी सी खुशबू आएगी जैस्मिन की। वो इसलिए क्योंकि वो जो फ्लावर्स होते हैं वो एक ऑर्डरेंट, यानी कि एक स्मेल जो है रिलीज करते हैं, एक ऑर्डर रिलीज करते हैं। वो ऑर्डर होता है दैट इज मिथाइल जास्मोनेट का, क्योंकि मिथाइल जास्मोनेट जो है ये वॉलेटाइल है। वॉलेटाइल यानी कि ये वेपराइज होके जो है हवा में मिक्स हो जाता है, और वो जो स्मेल आती है वो इसी मिथाइल जास्मोनेट की वजह से आती है। और साथ ही साथ जैस्मिन से रिलेटेड बहुत से एसेंशियल ऑयल्स भी होते हैं, उनमें से भी जो स्मेल आती है वो मिथाइल जास्मोनेट के कारण आ सकती है। ठीक है, ये देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जैस्मिन के फ्लावर को मेंशन करके रखा है। अब यहाँ पे जो है नेचुरली अकरिंग जास्मोनिक एसिड, इट्स डेरिवेटिव
एंड प्लांट फ्रॉम विच दे वर फर्स्ट आइसोलेटेड, यानी कौन से टाइप का जास्मोनिक एसिड या उसका डेरिवेटिव किस टाइप के प्लांट से आइसोलेट किया गया वो यहाँ पर मेंशन किया गया है। जैसे कि मिथाइल जास्मोनेट, ये जास्मिन फ्लावर से फर्स्ट टाइम आइसोलेट किया गया था, ठीक है। नॉर्मल जास्मोनिक एसिड, ये ब्रॉड बीन से फर्स्ट टाइम आइसोलेट किया गया था। एंड 7 आइसो जास्मोनिक एसिड, ये ब्रॉड बीन फ्रूट से जो है आइसोलेट किया गया था। तो ये इस तरीके से हमने देखा कि कौन से टाइप के जास्मोनिक एसिड फर्स्ट टाइम किस प्लांट से एक तरीके से आइसोलेट किए गए थे। ओके, अब जास्मोनिक एसिड जो होता है, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक या दो फॉर्म ही है, इसके बहुत से और भी डेरिवेटिव हैं। तो अभी तो इनके डेरिवेटिव पे वैसे इतना सवाल नहीं पूछा गया है, लेकिन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं फ्यूचर में कि मे बी वी कैन गेट सम काइंड ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम दिस एरिया। तो ये मैं एडवांस में आपको कुछ नए टॉपिक्स पढ़ा रही हूँ, दैट इज इन दी जास्मोनिक एसिड। और आप देख सकते हैं मैंने इसे रिसर्च गेट से जो है इसको मैंने एक्चुअल में लिया है। तो अगर हम बात करते हैं, आप इसको थोड़ा सा हम ब्रॉड कर देते हैं जास्मोनिक एसिड की, तो जास्मोनिक एसिड के और भी बहुत से वैरायटी या डेरिवेटिव्स हैं, जैसे कि जैस्मोनाइल अमाइनो एसिड, 12HSO4 दैट इज जास्मोनिक एसिड, ग्लाइकोसाइल जास्मोनिक एसिड, जास्मोनिक एसिड आइसोल्यूसिन, मिथाइल जास्मोनेट, जास्मोनिक एसिड ग्लाइकोसाइल एस्टर एंड सिस जास्मोनेट। ये सब जो है दैट इज वैरायटी है या डेरिवेटिव है दैट इज जास्मोनिक एसिड के। तो आपको ऐसा ना लगे कि सिर्फ जास्मोनिक एसिड ही है और कोई उसकी वैरायटी नहीं देखी जाती है। एक्चुअल में देखा जाए तो ये सारा का सारा फॉर्म जो है जास्मोनिक एसिड का ही है। अब आप बोलोगे मैम इसको याद कैसे करें, तो अगर आप ध्यान दे तो हर एक नाम के साथ जास्मोनिक एसिड या जास्मोनेट जुड़ा हुआ है। तो ये वन टाइम कंसेप्ट है, एक बार देख के रख लीजिए, कभी सवाल में आया तो जास्मोनेट या जास्मोनिक एसिड तो जुड़ा हुआ आएगा ही, तो उससे आप इसको पहचान सकते हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, जास्मोनिक एसिड आइसोल्यूसिन जो ये कॉन्जुगेट बनता है, ये अगर देखा जाए तो ये और भी वैरायटी ऑफ फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है जो कि यहाँ पर मेंशन किया गया है, ठीक है। तो ये हमने वैरायटी देखी कि एक्चुअल में ये जो जास्मोनिक एसिड है ये और भी कितनी वैरायटी में हमको देखने को मिल सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने नाम तो देखा, लेकिन अभी जास्मोनिक एसिड इनमें कन्वर्ट कैसे होता है, तो देयर आर मेनी प्रोसेस जिसमें कि ये कन्वर्ट हो सकता है। जैसे कि देखिए जास्मोनिक एसिड को अगर सिस जास्मोनेट में कन्वर्ट होना है तो ये जो है इसमें से CO2 को रिमूव कर दिया जाएगा तो ये सिस जास्मोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कन्वर्जन आपको दिखा के रखा है कि हमें जो ये डेरिवेटिव मिल रहे हैं ना वो कैसे मिल रहे हैं। नेक्स्ट, अगर कोई जास्मोनिक एसिड मिथाइल जास्मोनेट में कन्वर्ट होना चाहता है तो वो JMT की प्रेजेंस में जो है दैट इज मिथाइल जास्मोनेट में कन्वर्ट हो सकता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, अगर जास्मोनिक एसिड को जास्मोनिक एसिड आइसोल्यूसिन में कन्वर्ट होना है तो इन दैट केस वो जार 1 के प्रेजेंस में जो है एक तरीके से कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से इन सब का फुल फॉर्म मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर दिया है, तो घबराइएगा मत। यहाँ पे इन इतने अलग अलग कंपाउंड के प्रेजेंस में जो है ये जास्मोनिक एसिड अपना अदर फॉर्म ले सकता है। तो आइडिया लगा आपको कि किस तरीके से अलग अलग फॉर्म डिराइव किए जा रहे हैं। ओके, तो जास्मोनिक एसिड को अगर हम स्टडी करते हैं तो ये डिराइव किया जाता है साइक्लिक फैटी एसिड से और रिस्पॉन्सिबल होता है प्लांट में डिफेंस एज वेल एज डेवलपमेंटल प्रोसेस को रेगुलेट करने में। देखा गया है कि जास्मोनिक एसिड जो है जब हर्बीवोरी होती है, हर्बीवोरी मतलब हो गया कि एक तरीके से जो है जब कोई भी प्लांट पे हर्बीवोर अटैक करता है दैट इज व्हाट कॉल्ड द हर्बीवोरी। तो हर्बीवोरी हो या पैथोजन अटैक हो, यानी पैथोजन हर्बीवोर की तरह काम कर रहा है, तो उस केस में जो है जास्मोनिक एसिड काम करता है और उस हर्बीवोर को रिपेल करने की कोशिश करता है। प्लांट जो है वॉलेटाइल डेरिवेटिव को प्रोड्यूस कर सकता है जो कि जे से डिराइव किया जाता है जिसे हम मिथाइल जास्मोनेट कहते हैं।
और साथ ही साथ ये आइसोल्यूसिन से भी कॉन्जुगेट कर सकता है और अलग अलग टाइप के फॉर्म बना सकता है। अगर मैं बात करती हूँ जे का कन्वर्जन जे आइसोल्यूसिन में होने का, तो ये हो सकता है किसके प्रेजेंस में, जार वन के प्रेजेंस में। अभी अभी हमने डिस्कस किया था। ये जार वन क्या है, दैट इज जास्मोनेट रेजिस्टेंस वन है। ये जो जार वन प्रोटीन है एक्चुअल में क्या करता है, ये मदद करता है जे को आइसोल्यूसिन के साथ कंबाइन करने में। अगर मान लीजिए आपने जार वन को म्यूटेट कर दिया, म्यूटेटेड जार वन, तो अब क्या होगा, ये जो कन्वर्जन है वो फेल हो जाएगा, यानी कि जे से आइसोल्यूसिन जे नहीं बन पाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि एक तरीके से जे आइसोल्यूसिन जो है एक तरीके से एक्टिव फॉर्म माना जाता है जास्मोनिक एसिड का। ठीक है, तो इस तरीके से जार वन जो है मदद करता है एक्टिव जास्मोनिक एसिड बनाने में। अब मेटाबॉलिज्म और होम्योस्टासिस के बारे में जरा सा हम समझ लेते हैं कि कितनी वैरायटी है, किस किस तरीके से फॉर्म किया जाता है, एवरीथिंग। So JA modulate various aspect of plant development through the variety of its conjugated form। यानी कि जैस्मोनिक एसिड के अपने भी बहुत से कॉन्जुगेटेड फॉर्म है। कॉन्जुगेटेड फॉर्म यानी किसी और से जुड़कर वो एक नया फॉर्म बना लेता है। रहता वो जैस्मोनिक एसिड का डेरिवेटिव ही है, लेकिन फॉर्म बदल लेता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए हो गया सिस जैस्मोन, मिथाइल जैस्मोनेट, जैस्मोनाइल 1 बीटा ग्लूकोज, कुकुर्बिक एसिड, और भी बहुत सारे एग्जिस्ट करते हैं कॉन्जुगेट फॉर्म में, और ये अलग अलग कंपाउंड के प्रेजेंस में बन सकते हैं। Conjugation of jasmonic acid with isoleucine and other amino acid is catalyzed by an enzyme encoded by the ZAR1 locus in Arabidopsis। तो Arabidopsis में देखा गया है कि अगर हम जास्मोनिक एसिड को आइसोल्यूसिन के साथ कॉन्जुगेट कराना चाहते हैं तो जार1 जीन के द्वारा जो प्रोटीन कोड होगा वो प्रोटीन जो है इस कन्वर्जन में मदद करेगा। इसीलिए जार1 म्यूटेंट जो होते हैं are resistance to exogenous jasmonic acid in a root growth inhibition assay। तो जार1 म्यूटेंट जो होते हैं वो एक तरीके से रेजिस्टेंट देखे गए हैं जब आप बाहर से जो है जैस्मोनिक एसिड प्रोवाइड करते हो इन दी ग्रोथ इनहिबिशन assay। In addition to the biosynthesis of the jasmonic acid isoleucine from 7-isojasmonic acid, jasmonic acid is also a precursor for the volatile derivative, namely the methyl jasmonate। यानी कि जास्मोनिक एसिड से जास्मोनिक एसिड आइसोल्यूसिन तो बनाया ही जा सकता है, 7 आइसो जास्मोनेट भी बनाया जा सकता है, लेकिन इसके अलावा जो है मिथाइल जास्मोनेट भी बनाया जा सकता है। JA and methyl jasmonate, they are the major naturally occurring jasmonate in the plant tissue। और प्लांट टिश्यू में जो है ज्यादातर जो आप कह सकते हो कि जास्मोनेट का फॉर्म जो हमें देखने को मिलता है वो जास्मोनिक एसिड होता है एंड मिथाइल जास्मोनेट होता है। एनालिसिस ऑफ जार1 म्यूटेंट फेल टू कन्वर्ट JA टू JA आइसोल्यूसिन। और अगर जार1 में म्यूटेशन हो गया तो जास्मोनिक एसिड से जास्मोनिक एसिड आइसोल्यूसिन कॉन्जुगेट नहीं बन पाता है। Their respective stereoisomer, that is 7-isojasmonate and methyl 7-isojasmonate, also exhibit significant biological activity, though not in all system। तो ये जो 7-isojasmonate के हमें अलग अलग फॉर्म मिल रहे हैं उनको भी देखा गया है कि उनका भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी होता है, बट ये बहुत कॉमन तरीके से नहीं देखा जाता। सिस जास्मोनेट जास्मोन जो है ये वॉलेटाइल कंपाउंड है जो कि सिंथेसाइज किया जाता है फ्रॉम जास्मोनेट जब हम उसे डी कार्बोक्सिलेशन कर देते हैं। व्हाट इज डी कार्बोक्सिलेशन? यस, एनीवन? डी कार्बोक्सिलेशन क्या होता है?
COO को रिलीज कर देना, राइट। तो जब आप जैस्मोनिक एसिड्स का डी कार्बोक्सिलेशन कर देंगे तो यू विल गेट सिस जैस्मोन। क्या ये मिला था हमको यहाँ पे? ये देखिए, ये क्या किया गया था, ये डी कार्बोक्सिलेशन ही तो किया गया था। तो ऐसे ऐसे सवाल बन सकते हैं कि जैस्मोनिक एसिड का अगर आप डी कार्बोक्सिलेशन कर देते हैं तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको मिलेगा सिस जैस्मोन। तो ये वाला जो स्लाइड है ये पार्ट बी में जो है आपके सवाल बना सकता है, और पार्ट सी में अगर बनाना होगा तो मैच द फॉलोइंग बना सकता है। नेक्स्ट, अगर जैस्मोनाइल 1 बीटा ग्लूकोज बनाना हो तब has been reported from a cell culture of tobacco and tomato where it is formed by conjugation of carboxyl group to Ja with glucose। तो Ja का यानी जैस्मोनिक एसिड का जो कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, COOH ग्रुप होता है, वो ग्लूकोज के साथ कॉन्जुगेट हो जाता है, जुड़ जाता है, तब जाके हमको जैस्मोनाइल 1 बीटा ग्लूकोज मिलता है, यानी कॉन्जुगेशन के द्वारा मिल रहा है। किसके साथ कॉन्जुगेट कर रहा है? ग्लूकोज के साथ। नेक्स्ट, 12 हाइड्रोक्सी 7 आइसोजास्मोनिक एसिड जिसे हम ट्यूबरोनिक एसिड भी कहते हैं, इसको पोटैटो में एक तरीके से रिपोर्ट किया गया है, एंड वेयर इट एग्जिबिट ट्यूबर इंड्यूसिंग एक्टिविटी। तो पोटैटो में जो ट्यूबर आपको देखने को मिलते हैं जहां से एक और नया प्लांट बन सकता है, तो वो ट्यूबर को इंड्यूस करने में जो है ये ट्यूबरोनिक एसिड काम करता है, और ये ट्यूबरोनिक एसिड का केमिकल नेम है 12 हाइड्रोक्सी 7 आइसोजास्मोनिक एसिड। तो अगर मैं आपको एक स्लाइड दिखाऊं तो दिस स्लाइड इज अ मास्टर स्लाइड, जिसमें कि आपको आइडिया मिल रहा है कि ये जो अलग अलग टाइप के डेरिवेटिव हैं ये बन कैसे रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिएगा, जैस्मोनिक एसिड का अगर आप हाइड्रोक्सिलेशन कर देते हैं तो यू आर गोइंग टू गेट 12 हाइड्रोक्सी जैस्मोनिक एसिड जिसे हम ट्यूबरोनिक एसिड कहते हैं। अब ये जो स्लाइड है ये आपके पार्ट बी का भी लाइमलाइट है और पार्ट सी का भी लाइमलाइट है। यहाँ से पार्ट बी या पार्ट सी में सवाल इजीली बन सकते हैं, मैच द फॉलोइंग स्टेटमेंट टाइप किसी भी तरीके से। नेक्स्ट, अगर आप जैस्मोनिक एसिड को अमाइनो एसिड के साथ कॉन्जुगेट कर देते हैं तो यू विल गेट, अगर वो अमाइनो एसिड आइसोल्यूसिन है तो यू विल गेट जैस्मोनिक एसिड आइसोल्यूसिन, या अदर अमाइनो एसिड के साथ कॉन्जुगेट करेंगे तो वो कॉन्जुगेशन आपको मिलेगा। अगर आप जैस्मोनिक एसिड के साथ ग्लूकोज को कॉन्जुगेट कर देते हैं तो यू विल गेट जैस्मोनाइल 1 बीटा ग्लूकोज। नेक्स्ट, अगर आप जैस्मोनिक एसिड के साथ मिथाइल ग्रुप ऐड कर देते हैं तो यू विल गेट मिथाइल जैस्मोनेट। अगर जैस्मोनिक एसिड का आप डी कार्बोक्सिलेशन कर देते हैं तो यू विल गेट सिस जैस्मोन, और अगर आप जैस्मोनिक एसिड के साथ H2 ऐड कर देते हैं तो यू विल गेट कुकुर्बिक एसिड। तो ये रहा जैस्मोनिक एसिड का मेटाबॉलिज्म, जिसमें कि आपने मॉडिफिकेशन देखा अलग अलग तरीके से और देखा कि कौन कौन से फॉर्म बन सकते हैं। ठीक है, क्लियर? ओके, तो ये हो गया मेटाबॉलिज्म के बारे में, जैस्मोनिक एसिड के कितने फॉर्म हैं, क्या क्या सब चीज है, इन सब के बारे में, राइट। आप समझते हैं इसके बायोसिंथेसिस पाथवे को। मैं आपको बुक का भी डिटेल डायग्राम भी दिखाऊंगी, इससे पहले छोटा पाथवे जो है दैट इज ओवरव्यू फॉर्म में समझ लेते हैं, ताकि एक बार दिमाग में ये बात चली जाए कि ये पाथवे चलता कैसे, फिर डिटेल वाला भी डिस्कस करेंगे। तो जैस्मोनिक एसिड जो है लिनोलिनिक एसिड से डिराइव किया जाता है, जो कि एक टाइप का फैटी एसिड है। पाथवे का नाम है ऑक्टाडेकेनॉइड पाथवे, जिसके द्वारा जैस्मोनिक एसिड सिंथेसाइज होता है। जैस्मोनिक एसिड को सिंथेसाइज होने में दो ऑर्गेनेलीज का रोल देखने को मिलता है। पहला है प्लास्टिड या फिर आप क्लोरोप्लास्ट कह सकते हो, एंड दूसरा है पेरोक्सिसो।
तो होता क्या है कि अल्फा लिनोलेनिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइपोक्सिजिनेज एंजाइम, अल्फा लिनोलेनिक एसिड पेरोक्साइड में चेंज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, पेरोक्साइड का साइक्लाइजेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ अ एंजाइम कॉल्ड एलीन ऑक्साइड सिंथेज, एंड ये कन्वर्ट हो जाता है एलीन ऑक्साइड में। देन एलीन ऑक्साइड को रीअरेंज किया जाता है बाय एलीन ऑक्साइड साइक्लेज, और ये कन्वर्ट हो जाता है ओपीडीए में, दैट इज 12 ऑक्सोफाइटोडाइऑनिक एसिड। अब ये जो ओपीडीए है, इसके ऊपर रिडक्टेज एंजाइम काम करती है और इसमें सीरीज ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन देखने को मिलता है, और ये प्रोसेस पेरोक्सिसोम में होता है, एंड देन फाइनली हमको जास्मोनिक एसिड देखने को मिलता है। तो अब यहां से सवाल अगर आते हैं तो किस तरीके से हो सकते हैं, यहाँ पे आपसे पूछ सकता है कि कौन सा एंजाइम कौन से ऑर्गेनेली में काम कर रहा है। नेक्स्ट, कौन सा प्रोडक्ट कौन से ऑर्गेनेली में फॉर्म हो रहा है। नेक्स्ट, कौन सा एंजाइम कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से जो है इतने एरिया से यहां से सवाल बन सकते हैं। अब इसका अगर मैं डिटेल पाथ में आपको शो करूं तो ये देखिए, ये है पहला प्लास्टिड, ठीक है, और ये है अल्फा लिनोलेनिक एसिड। अब आपने ओवरव्यू देख लिया है तो डिटेल वाला भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। लिनोलेनिक एसिड है, इन द प्रेजेंस ऑफ 1,3-lipoxygenase enzyme it is getting converted into 13 हाइड्रोप्रोक्सीलिनोलेनिक एसिड। उसके बाद ये एलीन ऑक्साइड सिंथेज की प्रेजेंस में जो है दैट इज इपॉक्सी लिनोलेनिक एसिड में चेंज हो जाता है। ये इपॉक्सी लिनोलेनिक एसिड जो है एलीन ऑक्साइड साइक्लेज में चेंज हो जाता है, सॉरी एलीन ऑक्साइड साइक्लेज की प्रेजेंस में ओपीडीए में चेंज हो जाता है। अब इसी का अगर हम नाम देखते हैं तो हमने क्या किया था, हमने इसको पेरोक्साइड कहा था, ये जो था दैट इज ये वाला, दिस वाज द पेरोक्साइड, और दूसरे वाले को हमने कहा था इसको दैट इज एलीन ऑक्साइड। ठीक है, लेकिन इसका पूरा केमिकल नेम क्या है ये भी आपको पता रहना चाहिए, इसीलिए मैंने कहा पहले हम ओवरव्यू देखेंगे फिर हम डिटेल वाला पाथवे देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास ओपीडीए बन गया, कहां बना है देखिए, ये प्लास्टिड में बना है। उसके बाद ओपीडीए जो है रिडक्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में, जिसको कि हम ओपीडीए रिडक्टेज कहते हैं, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ओपीसी में, कहां पे, पेरोक्सिसोम में। उसके बाद जो है यहाँ पे लाइगेज सीओ लाइगेज एंजाइम की प्रेजेंस में जो है ये एक और फॉर्म लेता है, इसके बाद इसका बीटा ऑक्सीडेशन होता है एंड देन ये 7 आइसो जास्मोनिक एसिड में कन्वर्ट होता है। तो हम इसी जास्मोनिक एसिड के बारे में बात कर रहे थे। अब जब ये 7 आइसो जास्मोनिक एसिड बन जाता है तो अब इसको क्या किया जाता है, एक्टिव फॉर्म में, मोर एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, जिसके लिए साइटोसॉल में जो जार1 एंजाइम है वो इस पे आइसोल्यूसिन ऐड कर देता है और हमारे पास चला आता है जास्मोनाइल आइसोल्यूसिन कॉन्जुगेट दैट इज इन दी साइटोसोल। क्लियर? तो ये था आपका डिटेल पाथवे फॉर जास्मोनिक एसिड। ठीक है, पाथवे का वही रूल है, रिटन फॉर्म में प्रैक्टिस कीजिए तभी याद होगा। ये भी एक पिक्चर देख लीजिए, ये उससे थोड़ा सा हल्का पिक्चर है। ठीक है, देख सकते हैं आप, ये रहा लिनोलेनिक एसिड लाइपोक्सिजेनेस एंजाइम की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो गया 13 हाइड्रो पेरोक्सी लिनोलेनिक एसिड, देन इसका साइक्लाइजेशन हुआ एंड देन फाइनली ये ओपीडीए में कन्वर्ट हो गया। ये थोड़ा सा और शॉर्टकट में देके रखा है। ओके, अब ये जो ओपीडीए बना ये क्या करेगा, ये पेरोक्सिसोम में जो है रिडक्शन एंड बीटा ऑक्सीडेशन के द्वारा जास्मोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है एंड देन ये जास्मोनिक एसिड आइसोल्यूसिन के साथ कॉन्जुगेट होके आइसोल्यूसिन जास्मोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज इन द साइटोसोल। तो ये थोड़ा सा और शॉर्टकट में दिया हुआ है, ये आई थिंक तेजन जगर का पिक्चर है। ठीक है,
और ये आपको रिसर्च पेपर में मिल जाएगा ये वाला। तो ये चीज जो है आपको अलग अलग स्टेप हमने देख लिया कि किस किस तरीके से कौन कौन से एंजाइम कौन कौन से स्टेप करवा रहे हैं। नेक्स्ट कमिंग टू दी सिग्नलिंग पाथवे, इसका सिग्नलिंग पाथवे भी 26 प्रोट्यूसोमल डिग्रेडेशन पाथवे से ही चलता है। लेट्स टॉक अबाउट द प्लेयर्स फर्स्ट। तो अब अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो प्लेयर्स हैं, पहला आता है रिसेप्टर। रिसेप्टर का नाम है COI1 दैट इज कोरोनेटिन इनसेंसिटिव 1। COI भी एफ बॉक्स फैमिली से बिलोंग करता है जस्ट लाइक TIR1, और ये एक इंट्रासेलुलर यानी कि सॉलेबल रिसेप्टर है। इसीलिए जो कॉम्प्लेक्स होता है उसको हम लिखते हैं SCF-COI1। जबकि जिब्रेलिक एसिड में ये कौन था, ये था स्लीपी 1। ऑक्सिन में कौन था, दैट इज TIR1। ठीक है, ओके। जो जास्मोनेट होता है वो एक तरीके से आइसोल्यूसिन के साथ कॉन्जुगेट बनाकर अपना एक एक्टिव फॉर्म लेता है। यहाँ पर एक रिप्रेसर काम करता है या इनहिबिटर आप कह सकते हो, जिसका नाम है जैज प्रोटीन। जैज का मतलब हो गया जास्मोनेट जिम डोमेन। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का नाम है यहाँ पर मिक। सिग्नलिंग पाथवे जो काम करता है वो होता है 26S प्रोटियोलिसिस पाथवे। अब अगर देखा जाए कि ये काम कैसे करते हैं तो चलिए इसको समझते हैं वन बाय वन। कहानी क्या चलती है देखिए। जब जास्मोनिक एसिड एब्सेंट है, ये एक ओवरव्यू स्लाइड है, फिर मैं बुक की भी स्लाइड आपको दिखाऊंगी। जब जास्मोनिक एसिड एब्सेंट रहता है तो जाज जो कि इनहिबिटर है वो मिक 2 को पकड़ के रखता है और इसे इनहिबिट करके रखता है, और मिक यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। तो जब इनहिबिटर मिक को एक तरीके से इनहिबिट करके रखता है तो JA रिस्पॉन्सिव जीन का ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाता और हेंस नो रिस्पॉन्स, सिग्नलिंग आगे नहीं बढ़ पाती है। लेकिन जब JA प्रेजेंट है तो वो क्या करता है, JA जब प्रेजेंट है तो आपको पता है वो COI1 से बाइंड करेगा, और ये भाई साहब किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, एफ बॉक्स फैमिली से। तो ये SCF कॉम्प्लेक्स को पूरा एक्टिवेट करवा देंगे। तो देखिए SCF कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट हो जाएगा तो वो क्या करेगा, वो जैज नाम के इनहिबिटर पे यूबिक्यूटिन्स ऐड कर देगा और जैज का हो जाएगा 26 प्रोट्यूसोमल पाथवे से डिग्रेडेशन। मिक जो कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है वो अब फ्री हो जाएगा और वो जास्मोनिक एसिड रिस्पॉन्सिव जीन का जो है एक्टिवेशन कराएगा, और जास्मोनिक एसिड रिलेटेड जो भी ट्रांसक्रिप्शन है वो यहाँ पे देखने को मिलेंगे, और उन जीन के रिस्पेक्टिव में फंक्शंस जो है हमको प्लांट में देखने को मिलेंगे। तो कहानी कैसे चली, JA एक्टिवेट हुआ, उसने SCF COI1 कॉम्प्लेक्स को एक्टिवेट किया, कैसे, COI से बाइंड करके। जैज का डिग्रेडेशन हो गया, मिक का एक्टिवेशन हुआ। अब यहाँ पे हमने मिक 2 मेंशन किया है पिक्चर में, लेकिन रियलिटी में इट कुड बी मिक 2, 3, 4, इतनी वैरायटी देखी जा सकती है। एंड उसकी वजह से जो है जीन के एक्सप्रेशन में हमको चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। ये तो था एक ओवरव्यू डायग्राम। अब जरा बुक के डायग्राम को देखते हैं। एक बार खुद इसको स्टडी करके देखिए, एक बार ट्राई कीजिए क्या ये आपको समझ में आ रहा है खुद से। ऊपर से शुरू कीजिए स्टेप 1 से। इट्स वेरी इजी। यस, सब 26 प्रोटोसोमल पाथवे सब में सेम है, बस फर्क क्या है, लिगेंड अलग है, रिसेप्टर का नाम अलग है, इनहिबिटर अलग है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर अलग है, सारा प्रोसेस सेम है, बस यही 4 प्लेयर हर एक अलग अलग फाइटो हार्मोन में अलग है बस। तो सिग्नलिंग इज वेरी वेरी इजी, सारी सिग्नलिंग इजी है। थोड़ी सी यूनिक टाइप की सिग्नलिंग आपको देखने को मिलेगी इथिलीन में, आपको इथिलीन एंड साइटोकाइनिन में अलग मिलेगी, एब्सिसिक एसिड में अलग मिलेगी, बाकी सब मिलता जुलता है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, JA आइसोल्यूसिन
ठीक है, COI से बाइंड किया जो कि SCF फैमिली से बिलोंग कर रहा है, स्पेशली F बॉक्स फैमिली से बिलोंग कर रहा है। ये जो पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स बना, ये कॉम्प्लेक्स किसके साथ बाइंड कर जाएगा, जैज के साथ बाइंड कर जाएगा। ठीक है, और जैज को मिक 2 के ऊपर जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, जो इनहिबिशन इसने डाला हुआ है, उस इनहिबिशन को ये हटा देगा। कैसे? क्योंकि जैज के ऊपर जो है SCF कॉम्प्लेक्स पॉलीयूबिक्यूटिनेशन कर देगा। देखिए यूबिक्यूटिन ऐड कर दिया गया और उसको 26S प्रोड्यूसोम पाथवे में भेज दिया गया कि जा भाई तू वहां पे जाकर खत्म हो जा। ठीक है, तो वो डिग्रेड हो गया। अब मिक 2 जो है, जो कि पहले ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर पा रहा था, अब मिक 2 एक्टिवेटेड है और अब वो ट्रांसक्रिप्शन करेगा और जास्मोनिक एसिड डिपेंडेंट जीन का एक्टिवेशन करेगा। ठीक है, इजी। ये देख लीजिए, ये भी एक नेक्स्ट एक और पिक्चर है, तो होपफुली ये भी क्लियर होगा। वैरायटी वैरायटी ऑफ पिक्चर हमको देखने को मिला है, क्योंकि ये भी सॉल्युबल रिसेप्टर है, तो ये भी हमको न्यूक्लियस में ही देखने को मिलता है। जस्ट गो थ्रू दिस। आगे बढ़े। ओके, ये भी एक और पिक्चर है, एक बार देख लीजिए। बहुत वैरायटी ऑफ पिक्चर मैंने रखा है, जो पिक्चर आपको आसान लगता है उससे उससे आप समझ सकते हैं। कुछ हार्ड एंड फास्ट तो वैसे इसमें है नहीं, सिग्नलिंग पाथवे, इट्स वेरी 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 सिंपल। चलो ओके, अब जो मैंने पाथवे आपको समझाया है ना सिग्नलिंग का, उसको मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब कर दिया है। इन केस आपको अगर लगता है कि मुझे एक बार अच्छे से पूरा रीड करना है, आप इसको रीड कर सकते हैं। कुछ एक आध एडिशनल यहाँ पे इंफॉर्मेशन भी दे के रखी है मैंने। ओके, अब जास्मोनिक एसिड की बात करते हैं, तो इसका सेनेसेंस करवाने में भी रोल होता है, यानी कि प्लांट में एजिंग एजिंग जो होती है, वो एजिंग भी ये करवा सकता है। अब ये कैसे करता है, चलिए जरा सा, ये केस स्टडी है, इस केस स्टडी को समझ लेते हैं। इसी कलर में दूसरा डिजाइन, इसी डिजाइन में दूसरा कलर। ऐसा लग रहा है ये लाइन जो है लड़कियों के लिए फिट हो रही है, स्पेशली जब हम कपड़े खरीदने जाते हैं। डिजाइन पसंद आ जाता है तो बोलते हैं इसी डिजाइन में दूसरा कलर दिखाओ, जब कलर पसंद आ जाता है तो बोलते हैं इसी कलर में दूसरा डिजाइन दिखाओ। ठीक है, चैन नहीं है। ओके, एक्सोजीनस एप्लीकेशन ऑफ अ जे, इट स्टिमुलेट द लीव सेनेसेंस। यानी कि अगर किसी पौधे में आप बाहर से जास्मोनिक एसिड अप्लाई करोगे ना, तो उसमें लीव सेनेसेंस हो सकता है, यानी कि उसके जो लीव्स होते हैं उनमें धीरे धीरे आपको जो है सेनेसेंस देखने को मिल सकता है। और इट कंट्रोल द एक्सप्रेशन ऑफ सीरीज ऑफ सेनेसेंस रिलेटेड जीन, और जो जीन सेनेसेंस करवाते हैं उसके एक्सप्रेशन को भी कंट्रोल करने का काम करता है जास्मोनिक एसिड। ठीक है। J treatment accelerate the leaf senescence in wild type Arabidopsis plant but not in the COI mutant। यहां से बन सकता है आपका सवाल। एक वाइल्ड टाइप प्लांट है, आपने उसको जास्मोनिक एसिड दे दिया, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, वो लीफ में सेनेसेंस करवा सकता है। लेकिन एक COI म्यूटेंट प्लांट है, आप उसको बाहर से जास्मोनिक एसिड दे रहे हो, लेकिन उसमें लीफ सेनेसेंस नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है बताइए। COI म्यूटेंट में अगर मैं बाहर से जास्मोनिक एसिड दे रही हूं, तो उसमें लीफ सेनेसेंस क्यों नहीं हो रहा है, वाइल्ड टाइप में तो हो रहा है। बिल्कुल, रिसेप्टर म्यूटेटेड है, आप उसको जास्मोनिक एसिड दे रहे हो, सिग्नलिंग कैसे करेगा वो। सिग्नलिंग का जो फाइनल रिजल्ट होगा, रिस्पॉन्स होगा, वो क्या होगा, सेनेसेंस इन लीव्स, दैट विल बी द फाइनल रिस्पॉन्स। तो उस रिस्पॉन्स के लिए तो सिग्नलिंग करना जरूरी है। तो COI म्यूटेंट है प्लांट, उसका रिसेप्टर काम नहीं कर रहा है, इसीलिए आप बाहर से जास्मोनिक एसिड दे भी रहे हो तो भी प्लांट में जो है सेनेसेंस देखने को नहीं मिल रहा है, स्पेशली लीव्स में सेनेसेंस देखने को नहीं मिल रहा है। होप इट इज अंडरस्टूड।
Next, in addition, the transcript abundance of gene involved in the jasmonic acid synthesis increase during the developmental leaf senescence. और जब लीफ में सेनेसेंस देखा जाता है तो उसमें देखा जाता है कि जास्मोनिक एसिड का सिंथेसिस बहुत बढ़ चुका है. Jasmonate content also increase in our leaves as they senescence developmentally. That is, 10-week-older Arabidopsis leaves have been shown to have 50-fold more jasmonic acid than 6-week-old leaves. यानी कि अगर आपने दो अलग अलग डेवलपमेंटल फेज में जो है लीव्स ली है, एक है 10 वीक पुराना लीव और एक है 6 वीक पुराना लीव, तो आपको जास्मोनिक एसिड का कंसंट्रेशन जो है वो 10 वीक पुराने लीव्स में और ज्यादा देखने को मिलेगा, लगभग 50-fold ज्यादा देखने को मिलेगा कंपेयर टू द 6-week ओल्ड लीव्स. इससे पता चलता है कि जितना ज्यादा सेनेसेंस प्लांट लीव्स करेगा उसमें जास्मोनिक एसिड का कंसंट्रेशन उतना ही होगा क्योंकि वो प्रमोट कर रहा है उसके सेनेसेंस को. Despite the accumulation of a JA during both natural and dark induced leaf senescence, the hormone is not essential for either the initiation or progression of these senescence process. अब क्या बोल दिया कि चाहे आप जास्मोनिक एसिड का जो एक्यूमुलेशन है वो लीफ सेनेसेंस के टाइम पे हो रहा है, भले वो लीफ सेनेसेंस लाइट में हो रहा हो या डार्क में इंड्यूस किया गया हो, लेकिन मतलब कि सेनेसेंस के टाइम पे इसका कंसंट्रेशन तो हाई है लेकिन इस हार्मोन को एसेंशियल हार्मोन नहीं माना गया है टू इनिशिएट द सेनेसेंस या टू प्रोग्रेस दैट सेनेसेंस. यानी कि उस सेनेसेंस को शुरू करने में या प्रोग्रेस यानी आगे बढ़ाने में जास्मोनिक एसिड का कोई एसेंशियल रोल नहीं देखा गया है, ये बोला जा रहा है. Thus, the COI mutant do not exhibit delay leaf senescence in the Arabidopsis, although floral abscission is delayed. इसीलिए जो COI म्यूटेंट है उसमें देखा गया है कि उसके लीफ का जो सेनेसेंस होगा वो डिले नहीं होगा. जैसा एक वाइल्ड टाइप में जो लीफ का सेनेसेंस जब होना चाहिए उसी टाइम पे जो है COI म्यूटेंट में भी लीफ का सेनेसेंस होगा. हाँ, जो फ्लोरल एब्सेशन है यानी जो फ्लावर अपने प्लांट से गिर जाते हैं पुराने होने के बाद, वो फ्लोरल एब्सेशन डिले हो जाएगा, लेकिन लीफ के सेनेसेंस में कुछ इफेक्ट नहीं मिलेगा, मतलब कि डिले एटलीस्ट नहीं मिलेगा. क्यों? क्योंकि इसको एसेंशियल नहीं माना गया है कि ये सेनेसेंस की शुरुआत करवाता है या प्रोग्रेस करवाता है. ठीक है, इसीलिए इसके नहीं रहने से सेनेसेंस को स्टार्ट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसलिए COI म्यूटेंट में भी जो है लीफ के सेनेसेंस में डिले नहीं देखा गया. Thus, jasmonic acid may play a more important role in flower senescence than in the leaf senescence, at least in Arabidopsis. तो अगर हम Arabidopsis स्पेसिफिक बात करें तो Arabidopsis में जास्मोनिक एसिड फ्लावर का सेनेसेंस में ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कंपेयर टू लीफ senescence. So senescence accelerate the effect of JA is age dependent. Sorry, senescence accelerating effect of JA is age dependent. In Arabidopsis, for example, older leaves senescence much more rapidly in response to JA than do the younger leaves. और ये जो senescence है JA की प्रेजेंस में वो एज डिपेंडेंट होता है. पुरानी लीव्स ज्यादा रिस्पॉन्ड करती हैं JA के लिए कंपेयर टू द न्यू लीव्स और तुरंत जो है वो सेनेसेंस को शो करने लगती है. तो ये केस स्टडी थी कि किस तरीके से जास्मोनिक एसिड सेनेसेंस में रोल प्ले कर रहा है. अब इसके फंक्शंस को जरा सा समझ लेते हैं. जास्मोनिक एसिड जो होता है वो ट्राइकोम के फॉर्मेशन में मदद करता है. वो जो छोटे छोटे से हेयर्स आपको देखने को मिलते हैं ना, ये देखिए, लुक एट दिस. इस लीव्स पे आप देख रहे हो एकदम स्मॉल स्मॉल हेयर जैसे स्ट्रक्चर हैं, दीज आर द ट्राइकोम्स. तो इसको फॉर्म करवाने में जो है मदद करता है. नेक्स्ट, अगर आप बाहर से जास्मोनिक एसिड अप्लाई कर देते हो तो भी जो लीव्स में ट्राइकोम्स होते हैं वो बढ़ सकते हैं क्योंकि ये
फॉर्म करवाने में मदद करता है। तो एक्सोजीनस एप्लीकेशन अगर आप कर दो अराबिडोप्सिस में एडिशनली, तो और ज्यादा ट्राइकोम फॉर्म हो सकते हैं अराबिडोप्सिस में। इसके अलावा लीफ में सेनेसेंस करवा सकता है एक्सोजीनस एप्लीकेशन किसका, जैस्मोनिक एसिड का। अपार्ट फ्रॉम दिस फ्लावर में सेनेसेंस करवा सकता है स्पेशली इन अराबिडोप्सिस थालियाना। जो इंसेक्ट प्लांट को खाने का काम करते हैं, स्पेशली च्यू करते हैं या पियर्स करते हैं या सकिंग जो इंसेक्ट होते हैं, ऐसे इंसेक्ट, यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हो हर्बीवोर कैटेगरी के इंसेक्ट। तो हर्बीवोरी के अगेंस्ट में जो है जैस्मोनिक एसिड सिग्नलिंग पाथवे चलता है, और जैस्मोनिक एसिड जो है पेस्ट और हर्बीवोर के अगेंस्ट में काम करता है, उनको दूर भगाने की कोशिश करता है प्लांट से। इसीलिए ऐसे सीड्स जिनको जैस्मोनिक एसिड से ट्रीट किया जाता है वो एंटी पेस्ट डिफेंस मैकेनिज्म को शो करते हैं प्लांट में। जैस्मोनिक एसिड जो है टेंड्रिल कॉइलिंग भी करवाता है। टेंड्रिल्स क्या करते हैं, एक तरीके से मैकेनिकल स्टिमुलेशन देते हैं अलग अलग प्लांट में। टेंड्रिल्स जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो कर्ल टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं किस किस में देखने को मिलते हैं आपको, कद्दू में देखने को मिल सकते हैं, दैट इज पंपकिन में देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा करेले के पौधे में आपको देखने को मिलते हैं, और भी बहुत से पौधे हैं जिनमें ये टेंड्रिल्स देखने को मिलते हैं। तो ये जो टेंड्रिल्स होते हैं ये क्या करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो इनकी कॉइलिंग में जो है जैस्मोनिक एसिड रोल प्ले करता है। इसके अलावा पोटैटो में ट्यूबर फॉर्मेशन में ये अपना रोल प्ले करता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेस में भी जो है ये अपना रोल प्ले करता है। कुछ और फंक्शंस को देख लेते हैं, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल वाइज फंक्शंस को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। अभी जो हमने फंक्शन डिस्कस किया वो एक बेसिक फंक्शन था, ठीक है। जैस्मोनिक एसिड जो है कुछ प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का भी सिक्रीशन करवा सकता है, जैसे कि एल्कोलॉइड्स का सिक्रीशन करवाना। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस ये सैलिसिलिक एसिड, it include the salicylic acid induced biosynthesis of the nicotine, vinblastine, artemisinin, glucosinolates, anthocyanin, benzylsocyanidin alkaloids। तो इतने सारी वैरायटी के जो हैं हमको प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स देखने को मिल सकते हैं, और ये जो मेटाबोलाइट्स हैं इसको एक्टिवेट करवाने के लिए जैस्मोनिक एसिड कभी कभी किसी और फैक्टर को एक्टिवेट करके तब इन सबको इनडायरेक्टली भी एक्टिवेट करता है। नेक्स्ट, जैस्मोनिक एसिड जैसे कि हमने कहा ये सेनेसेंस के साथ भी एसोसिएटेड होता है, जिसमें कि ये क्लोरोफिलेज एंजाइम को एक्टिवेट करने का काम करता है, जिसका मेन काम होता है क्लोरोफिल को ब्रेक करना। और आपको पता है कि अगर सेनेसेंस हो रहा है तो ऑब्वियसली क्लोरोफिल तो ठीक ठाक वहां पे रहेगा नहीं, तो उस केस में जो है सेनेसेंस के केस में जैस्मोनिक एसिड जो है ये क्लोरोफिलेज एंजाइम को एक्टिवेट करता है, जिससे कि क्लोरोफिल को डिग्रेड कर दिया जाए, ठीक है। Senescence promoting activity of a JA also lead to the repression of mRNA and protein level of Rubisco activase in a COI dependent manner. इसके अलावा response to the necrotropic pathogen and the herbivores, तो जो necrotropic pathogens होते हैं और herbivores होते हैं, जब वो प्लांट पे अटैक करते हैं तो उनके खिलाफ भी जो है जैस्मोनिक एसिड सिग्नलिंग चलती है, और जैस्मोनिक एसिड प्लांट को बचाने में मदद करता है। Increased level of JA in a wounded tissue correlate with increased mycorrhizal association in the root. JA also appear to play a role in plant resistance to the non-pathogenic plant growth promoting rhizobia and fungi. This refer to the induced systemic resistance. इसके अलावा JA जो है जहां पे प्लांट को वूंड लगा होगा, यानी जहां पे उसको चोट लगी होगी, घाव लगा होगा, वहां पे जो है वो माइकोराइजल एसोसिएशन रूट के साथ जो है वो करवाने में मदद करता है। और इसके अलावा ये इंड्यूस सिस्टेमिक यानी ISR
इंड्यूस सिस्टेमिक रेजिस्टेंस भी प्रोवाइड करता है। ये इंड्यूस सिस्टेमिक रेजिस्टेंस क्या होता है? ये एक तरीका होता है जिससे प्लांट को एडवांस में वार्न किया जाता है कि तुम पे पैथोजन अटैक हो सकता है, सो बी रेडी विथ ऑल योर डिफेंस मैकेनिज्म। इसको हम कहते हैं एक तरीके से प्राइम करना। इसी को इंड्यूस सिस्टेमिक रेजिस्टेंस कहा जाता है। स्पेशली इसमें जो बैक्टीरिया अटैक किया रहता है प्लांट पे वो पैथोजेनिक नहीं होता है। अब इसका जो डिटेल मैकेनिज्म है आईएसआर का, वो आपको बायोटिक स्ट्रेस में जानने को मिल जाएगा। वहां पे इसका पूरा का पूरा मैकेनिज्म है कि ये कैसे करता है। तो ये हो गया इसका नेक्स्ट फंक्शन। इसके अलावा क्या करता है? ये मदद करता है फॉर्मेशन ऑफ एडवेंटिशियस रेजिन डक्ट। यानी प्लांट के पास जो है एक रेजिन डक्ट भी होता है, यानी कि एक ऐसा डक्ट जिसमें कि प्लांट कुछ टॉक्सिक सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को एक्यूमुलेट करके रखता है। इसको कभी कभी ट्रॉमेटिक रेजिन डक्ट भी कहा जाता है। एज वेल एज द बायोसिंथेसिस ऑफ द रेजिन्स, जिसमें कि रेजिन्स भी पाए जाते हैं, आर रेगुलेटेड बाय द हार्मोन मिथाइल जास्मोनेट, अ डेरिवेटिव ऑफ जास्मोनिक एसिड। Following an attack by the herbivore or pathogen, the toxins are released and become active at the site of damage without adversely affecting the vital growth area. अब प्लांट क्या किया है, मान लीजिए पैथोजन ने क्या किया है, प्लांट पे अटैक किया है, तो प्लांट क्या करता है, इसके जो रेजिन डक्ट में जो रेजिन्स हैं या टॉक्सिक सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है वो उसे रिलीज कर देता है, ताकि जिस भी हर्बीवोर ने प्लांट पे अटैक किया है वो हर्बीवोर उस प्लांट से दूर हो जाए। तो ये एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है जिसके द्वारा प्लांट खुद को बचाने की कोशिश करता है। और ये जो रेजिन्स बनेंगे, ये इसको बनाने में जो है दैट इज जास्मोनिक एसिड मदद करता है, स्पेशली मिथाइल जास्मोनेट करता है। अगर आप पिक्चर देखते हैं तो ये देखिए, प्लांट में जो है ये वाला जो एरिया है दिस इज व्हाट द रेजिन डक्ट, ठीक है, और इस तरीके की रेजिन्स दिखती हैं। तो वही बोला गया है, द रेजिन डक्ट इज सराउंडेड बाय द सिक्रीटरी सेल दैट रिलीज द रेजिन्स। तो यहाँ पे चारों तरफ जो सिक्रीटरी सेल्स होती हैं वो रेजिन्स को रिलीज करती हैं, ठीक है। अपॉन वुंडिंग, यानी जैसे ही प्लांट पे कोई पैथोजन अटैक करता है, जो प्लांट को खाने वाला पैथोजन हो या कोई एनिमल हो, जब अटैक करता है, रेजिन्स रिलीज्ड एट द डैमेज साइट, प्लांट जहां पे डैमेज हुआ है वहीं उसी साइट पे ये रिलीज हो जाते हैं। There is a seal of the damage and serve as a repellent against further herbivory. तो जो डैमेज हुआ है वो उस डैमेज को सील करने की कोशिश की जाती है इस रेजिन्स के द्वारा। और साथ ही साथ जब ये प्रोड्यूस हो जाते हैं तो हर्बीवोर जो है होते हैं वो प्लांट को फिर खाना नहीं चाहते हैं, ये रिपेलेंट की तरह काम करता है, ठीक है। और इस तरीके से जो है जास्मोनिक एसिड इन रेजिन्स के फॉर्मेशन में भी मदद करता है। ओके, अब अगर हम बात करें कि जास्मोनिक एसिड एक्चुअल में हर्बीवोरी के खिलाफ काम कैसे कर रहा है, तो इसका एक डिटेल मैकेनिज्म आपको बायोटिक स्ट्रेस में पढ़ने को मिल जाएगा। उसी का मैं ओवरव्यू एक बार यहाँ पे पढ़ा दे रही हूँ। तो होता क्या है, मान लीजिए एक हर्बीवोर यहाँ पे आया, लेट सपोज एक इंसेक्ट है, ये एक इंसेक्ट है, ठीक है। इसने प्लांट को खाना शुरू किया, यानी हर्बीवोरी करना शुरू किया। प्लांट क्या हो गया, प्लांट को खाया जा रहा है तो प्लांट डैमेज हो रहा है, ठीक है। तो डैमेज प्लांट या डैमेज जो लीफ होता है वो एक हार्मोन रिलीज करता है जिसको हम कहते हैं सिस्टेमिन, ठीक है। ये सिस्टेमिन क्या करता है, ये सिस्टेमिन जो होता है ये एक तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है फिलोयम के द्वारा टारगेट सेल में, और वहां पे जाकर ये अपने रिसेप्टर से जो है बाइंड कर जाता है। ये प्लांट में ही हो रहा है, तो इसका जो रिसेप्टर होता है सिस्टेमिन का, ये वहां पे जाके बाइंड कर जाता है। सिस्टेमिन फिर क्या करता है, लाइपेज एंजाइम को एक्टिवेट कर देता है। लाइपेज एंजाइम जो है मेम्ब्रेन लिपिड को एक तरीके से ब्रेक करता है और लिनोलिनिक एसिड को फ्री कर देता है। लिनोलिनिक एसिड क्या करता है, जास्मोनिक एसिड का बायोसिंथेसिस करवाने लगता है, उसी पाथवे से जो हमने पढ़ा था अभी। फिर जास्मोनिक एसिड जब बन जाता है तो जास्मोनिक एसिड सिग्नलिंग करने लगता है, यानी कि यहाँ पे अब सिग्नलिंग पाथवे चलेगा, और उस सिग्नलिंग पाथवे के द्वारा कुछ प्रोटीनेज एंजाइम का एक्टिवेशन होता है। सॉरी, प्रोटीनेज इनहिबिटर जीन्स का एक तरीके से एक्टिवेशन होता है, मतलब कि ऐसी जीन एक्टिवेट होंगी जो कि पैथोजन में पाए जाने वाले प्रोटीन्स या उससे एसोसिएटेड एंजाइम्स को जो है एक तरीके से इनहिबिट करने का काम करेंगे।
और इस तरीके से वो हर्बीवोर को भगाने का काम करेंगी प्लांट के पास। तो जब भी कोई हर्बीवोर अटैक करेगा तो जास्मोनिक एसिड इस तरीके से जो है प्लांट को प्रोटेक्ट करने का या डिफेंस क्रिएट करने का काम करता है। क्लियर हुआ ये पाथवे? ममता, माइकोराइजल एसोसिएशन से प्लांट को क्या बेनिफिट होता है? प्लांट उस टाइम पे वूंड के टाइम पे सबसे ज्यादा कमजोर है, तो माइक्रोराइजल एसोसिएशन करवा के वो उसको बेनिफिट दिलवाता है, ताकि वो जो भी नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट हुए हैं उसको वो ओवरकम कर सके। देखिए, हर्बीवोरी हुआ, प्लांट हर्बीवोर ने इसको खाया, प्लांट को खाया, प्लांट क्या हो गया, वुंडेड हो गया, यानी डैमेज हो गया। डैमेज होते ही वो एक केमिकल रिलीज करता है जिसे हम सिस्टमिन कहते हैं, इसको हम डैम्प भी कहते हैं, यानी डैमेज एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न। इसके बारे में स्ट्रेस फिजियोलॉजी में आपको पढ़ने को मिल जाएगा। ये जो सिस्टमिन होता है ये प्लांट के पास ही एक पाया जाता है रिसेप्टर, उससे आके बाइंड कर जाता है। ये बाइंड करते ही लाइपेज एंजाइम को मेम्ब्रेन में एक्टिवेट करता है। लाइपेज एंजाइम मेम्ब्रेन लिपिड को जो है ब्रेक करता है और वहां से लिनोलेनिक एसिड को फ्री कर देता है, क्योंकि लिनोलेनिक एसिड यहाँ पे प्रिकर्सर मॉलिक्यूल होगा जो कि जास्मोनिक एसिड को बनाने का काम करेगा। अभी जो लिनोलेनिक एसिड है यहाँ से जो है ये सिग्नलिंग सॉरी बायोसिंथेसिस पाथवे चला देगा, वही वाला कि एलिन ऑक्साइड पर ऑक्साइड बनेगा, एलिन ऑक्साइड बनेगा, ओपीडीए बनेगा, फिर डक्टेज एंजाइम काम करेगा, बीटा ऑक्सीडेशन होगा, फिर फाइनली जास्मोनिक एसिड बन जाएगा। तो यही वो जास्मोनिक एसिड फाइनली बन गया। अब ये जास्मोनिक एसिड क्या करेगा, सिग्नलिंग पाथवे में एंटर करेगा, तो ये COI1 को एक्टिवेट करेगा, फिर यहाँ से पूरी सिग्नलिंग पाथवे चलेगी और उस सिग्नलिंग पाथवे का जो रिस्पॉन्स होगा, जो फाइनल रिजल्ट होगा वो ये होगा कि ऐसी जीन्स को एक्टिवेट करवाया जाएगा जो कि पैथोजन में पाए जाने वाले प्रोटीनेज एंजाइम को इनहिबिट करेंगे। और जब वो उसको इनहिबिट करेंगे तो यानी समझ लीजिए कि वो हर्बीवोर्स को प्लांट से दूर भगाने का काम करेंगे, वो उनके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट डालेंगे और हेंस वो हर्बीवोर प्लांट से दूर भागने की कोशिश करेंगे। क्लियर? COI म्यूटेंट लीफ सेनेसेंस में डिले नहीं करेगा, हाँ जी डिले नहीं करेगा, बट म्यूटेंट तो लीफ सेनेसेंस कराएगा ही ना, म्यूटेंट तो लीफ सेनेसेंस। हाँ, तो अगर कोई प्लांट है, अगर कोई प्लांट है, ये देखिए ये वाइल्ड टाइप है, ठीक है, इस वाइल्ड टाइप में जो है आपको सेनेसेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर एक आया है COI1, COI1 में देखने को मिल रहा है कि इसमें भी सेनेसेंस उसी टाइम पे होगा जिस टाइम पे वाइल्ड टाइप में हो रहा है। क्यों? ऑल्दो COI1 म्यूटेंट है ये, उसके बावजूद भी, क्योंकि हमने कहा जास्मोनिक एसिड का रोल ना ही सेनेसेंस को इनिशिएट करने में जरूरी होता है, ना ही उसको प्रोग्रेस करवाने में। इट्स जस्ट लाइक कि अगर एक बार सेनेसेंस शुरू हो गया तो फिर जास्मोनिक एसिड अपना कंसंट्रेशन वहां बढ़ा देता है, लेकिन वो ना ही शुरू करता है ना ही वो प्रोग्रेस करता है। उसका प्रेजेंस जरूर देखा जाता है, लेकिन ना वो शुरुआत करता है ना वो आगे बढ़ाता है। तो इसलिए म्यूटेंट में भी जो है सेनेसेंस में नो डिले, कोई डिले नहीं देखा गया, ये बोला गया था। ओके, अगला आता है जास्मोनिक एसिड एक्टिवेट्स डिफेंस रिस्पॉन्स अगेंस्ट इंसेक्ट हर्बीवोर। अब ये इंसेक्ट हर्बीवोर के खिलाफ कैसे एक्टिवेट करता है, चलिए इसकी भी एक केस स्टडी समझते हैं। A major signaling pathway involved in most plant defense against insect herbivore is the octadecanoid pathway। अब इसी के जैसा हमने सेम केस अभी वो डायग्राम में पढ़ा अभी जस्ट, ठीक है, विच लीड टू द प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन जास्मोनिक एसिड। यानी इंसेक्ट ने प्लांट पे अटैक किया, ये देखिए ये जो आप देख रहे हो ये क्या है, ये एक वुंडेड प्लांट है, एक डैमेज प्लांट है, ऐसा प्लांट जिसको कि लगभग हर्बीवोर खा चुके हैं, डैमेज कर चुके हैं। तो ऐसे प्लांट पे क्या होगा, जैसे ही डैमेज होना शुरू हुआ है इसमें जो है जास्मोनिक एसिड सिंथेसाइज होना शुरू करेगा। ओके, टुगेदर, सॉरी।
Together with the other oxygenated fatty acid derived product, octadecanoid belong to the family of the oxylipins. और जो ये octadecanoids होते हैं वो oxylipins family से belong करते हैं। जे का जो लेवल होता है वो राइज कर जाता है इन रिस्पॉन्स टू द इंसेक्ट हर्बीवोर डैमेज। जैसे यहाँ पे जो डैमेज हुआ है इस वजह से यहाँ पे जैस्मोनिक एसिड का कंसंट्रेशन अच्छा खासा बढ़ जाएगा और उसके बाद ये ऐसे प्रोटीन का और एक्सप्रेशन करवाएगा जो कि प्लांट में डिफेंस क्रिएट करेंगे। Direct demonstration of role of JA in insect resistance has come from the research with JA deficient mutant line। यानी कि एक म्यूटेंट लाइन बनाया गया जो कि था JA डेफिशिएंट। यानी कि एक ऐसा पौधा जिसमें कि जास्मोनिक एसिड नहीं था, एराबिडोप्सिस में, टोमेटो में एज वेल एज मेज में। सच म्यूटेंट आर इजीली किल्ड बाय द इंसेक्ट पेस्ट। और जब उस पे इंसेक्ट ने अटैक किया, इंसेक्ट पेस्ट ने अटैक किया, तो ये सारे के सारे पौधे इजीली मर गए। ठीक है, लेकिन अगर ये प्लांट नॉर्मल होता, अगर ये प्लांट नॉर्मल होता जिसमें कि नॉर्मल यानी कि वाइल्ड टाइप होता और इसमें अगर इंसेक्ट पेस्ट अटैक करता तो उस टाइम पे ये जेए के कंसंट्रेशन को बढ़ा देता, जेए डिफेंस क्रिएट करता और प्लांट सरवाइव करता। ठीक है, क्लियर। श्वेता, सीओआई म्यूटेंट में जे का कंसंट्रेशन इंक्रीज नहीं होगा, क्या लगता है आपको? सीओआई म्यूटेंट में क्या जेए नहीं बन रहा है? ऐसा कुछ कंसेप्ट है? सीओआई इज अ सिग्नलिंग पार्ट। जैस्मोनिक एसिड का कंसंट्रेशन बायोसिंथेसिस पे डिपेंड करता है। तो आप दो चीजों को, अलग अलग चीजों को कैसे जोड़ रही हैं? जे तो बनेगा लेकिन वो फंक्शन नहीं कर पाएगा ना, सोचने वाली बात है। जैस्मोनिक एसिड तो बनेगा क्योंकि बायोसिंथेसिस पाथवे में डिफेक्ट नहीं है। सीओआई म्यूटेंट इज अ सिग्नलिंग डिफेक्ट म्यूटेंट, नॉट बायोसिंथेसिस म्यूटेंट। तो जे तो बनेगा, लेकिन जे बन जाने से बस हो गया? काम कैसे करेगा, फंक्शन कैसे करेगा? वो सिग्नलिंग पाथवे में एंटर करके ही तो करेगा ना। तो वही सिग्नलिंग पाथवे वो कर नहीं पा रहा है क्योंकि सीओआई म्यूटेंट है। अगेन आई विल सजेस्ट कॉमन सेंस यूज कीजिए, सिर्फ और सिर्फ मगअप मत कीजिए। आप बस खाते जा रहे हैं कंसेप्ट को, अप्लाई नहीं कर रहे हैं। और देखिए कि वो म्यूटेंट क्या है। बायोसिंथेसिस म्यूटेंट अगर होगा वो, तो बायोसिंथेसिस नहीं होगा, कंसंट्रेशन ही नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन अगर वो सिग्नलिंग म्यूटेंट है तो वो लिगेंड भले ही कितना ही प्रेजेंट रहे, लेकिन वो सिग्नलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है तो फंक्शन देखने को नहीं मिलेगा। मैम इसमें ऑक्टाडेकेनॉइड का क्या रोल है? दीपश्री जी आप तो बादाम खाइए, मैं बोलूंगी। ठीक है, ये जो हमने पाथवे पढ़ा था, इस पाथवे का क्या नाम है, बायोसिंथेसिस पाथवे का? बताइए। कितना केजी भिजवाएं बादाम? यस, ऑक्टाडेकेनॉइड पाथवे के द्वारा ही तो एक तरीके से डिफेंस हो रहा है ना। क्या बोला है? मेजर सिग्नलिंग पाथवे इन्वॉल्व इन मोस्ट प्लांट डिफेंस अगेंस्ट इंसेक्ट हर्बीवोर इज द ऑक्टाडेकेनॉइड पाथवे। उसी पाथवे के द्वारा जो है बायोसिंथेसिस हो रहा है और वही पाथवे को आगे जाकर लीड करके डिफेंस क्रिएट किया जा रहा है प्लांट में, और प्लांट सरवाइव कर रहा है पैथोजन अटैक के बावजूद भी। एक पेटी, अच्छा।
बिल्कुल। तो ये केस समझ में आ गया कि जे डेफिशिएंट म्यूटेंट होगा, तो उस वो म्यूटेंट पे अगर इंसेक्ट ने अटैक किया तो प्लांट मर जाएगा। लेकिन अगर प्लांट नॉर्मल है, उसके पास नॉर्मल जास्मोनिक एसिड का कंसंट्रेशन है, क्योंकि इंसेक्ट अटैक कर रहा है तो जास्मोनिक एसिड बनेगा ही, तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट प्लांट सर्वाइव कर जाएगा। So the application of exogenous JA restore the resistance near to the level of wild type plant. लेकिन अगर मान लीजिए इंसेक्ट अटैक हुआ है और आप बाहर से एक्सोजीनस एक्सोजीनस JA आप अप्लाई करते हो, तब आप प्लांट को क्या कर सकते हो, प्लांट जो है एक तरीके से आप इसको प्रोटेक्ट कर सकते हो या फिर रीस्टोर कर सकते हो। तो इससे आपको ये समझ में आ गया कि जास्मोनिक एसिड का एक्चुअल में रोल क्या होता है। असीम बेरा जी, ये तो वही बात हो गई, आप एक कुलचा प्लेट में रखे हैं, एक कुलचा मुंह में डाले हुए हैं और जाकर पूछ रहे हैं और भाई दो कुलचे और मिलेंगे क्या, भूख तो नहीं लगी है बट सोच रहा हूं ले लूं, है ना, 1.5 घंटा बाकी है, सब्र कीजिए जरा, होना होगा हो जाएगा। ओके, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ट्राइकोम फॉर्मेशन। ट्राइकोम फॉर्मेशन क्या होता है, कैसे होता है, विल स्टडी दैट। ठीक है, तो ट्राइकोम्स आप देख सकते हो, ये जो छोटे छोटे से हेयर लाइक प्रोजेक्शन आपको दिख रहे हैं, ये पिक्चर देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये देखिए, सीरियस दिख रहा है, तो ये देखो, दीज आर ट्राइकोम्स। मैम आप बादाम की जगह अपना थोड़ा सा दिमाग दे दिए तो मैं पढ़ाऊंगी कैसे भाई, अपना थोड़ा सा दिमाग दे दूंगी तो। देखिए, ये है ट्राइकोम्स। ठीक है, इन ट्राइकोम्स का फॉर्मेशन कैसे होता है यही हम समझने वाले हैं, और इसके फॉर्मेशन में जो है जास्मोनिक एसिड रोल प्ले करता है। तो यही यहाँ पर यही क्वेश्चन आता है कि बहुत से लीव्स और स्टेम में जो है एक हेयर लाइक एपिडर्मल सेल्स होते हैं, जिनको कि हम ट्राइकोम्स या फिर हेयर कहते हैं, जो कि आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। कुछ ज्यादा ही पंखे लगा रखे हैं ना, बिल्कुल ठीक है। और ये पंखे जो होते हैं ये एक्चुअल में लीव्स के लिए कूलर वाला काम करते हैं, जैसा इनका शेप है वैसे ही काम भी करते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, डेंसली पैक्ड ट्राइकोम्स ऑन अ लीफ सरफेस कीप लीव्स कूलर बाय रिफ्लेक्टिंग द रेडिएशंस। Leaf of some plant have a silvery white appearance because of their dense packed trichomes reflect a large amount of light. और कुछ कुछ होते हैं ना लीव्स जिसके ऊपर में लाइट पड़ती है तो वो एकदम सिल्वर टाइप के नजर आते हैं, वो इसलिए क्योंकि उनके सरफेस के ऊपर जो है बहुत सारा ट्राइकोम्स होता है। और अगर आप स्टेम पे देखते हैं तो काफी प्लांट के स्टेम के ऊपर भी ट्राइकोम्स होते हैं। ठीक है, ये ट्राइकोम्स यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, और इनका मेन काम होता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंसेक्ट, पैथोजन अटैक, रिडक्शन ऑफ वाटर लॉस, इंक्रीज द टॉलरेंस ऑफ एबायोटिक स्ट्रेस कंडीशन। ये ब्रांच हो सकते हैं या ये अनब्रांच भी हो सकते हैं। ठीक है, और इस तरीके से हमने बेसिक समझा कि ये ट्राइकोम्स क्या होते हैं, कैसे दिखते हैं। लेकिन हमारा जो मेन चीज है वो है ट्राइकोम का फॉर्मेशन। अब एक ट्राइकोम में अगर आपको दिखाऊं तो कुछ ऐसा दिखता है, इसको एक तरीके से जूम कर दिया गया है। तो हम बात कर रहे हैं ट्राइकोम का फॉर्मेशन दैट इज इन अराबिडोप्सिस थालियाना। ठीक है, ये एक ट्राइकोन ब्रांचिंग पैटर्न आपको दिख रहा है, तीन तीन जो है यहाँ पे डायरेक्शन में हमको कोन दिख रहे हैं। So trichome development has been most thoroughly studied in the rosette leaf of Arabidopsis. Trichomes are unicellular and branch with distinctive trichome that is three-horn structure that is mainly in Arabidopsis. तो Arabidopsis में हम जिसकी बात कर रहे हैं वो है यूनिसेलुलर ब्रांचिंग फॉर्म में आपको दिख ही रहा है,
और ट्राइकोन है यानी कि 3 हॉर्न है यहाँ पे, 1 हॉर्न, 2 एंड 3। ठीक है। अरेबिडोप्सिस में जो ट्राइकोम होता है ये सिंगल प्रोटोडर्मल सेल से डेवलप होता है। ट्राइकोम सेल morphogenesis is characterized by the initial outgrowth followed by 2 successive branching event result in the trichome morphology। तो अगेन ये अरेबिडोप्सिस में ट्राइकोम्स कैसे दिखते हैं, क्या फीचर होते हैं, हमने इस बारे में थोड़ा सा बेसिक क्लियरेंस ले लिया। अब चलिए समझते हैं मेन जिस्ट को, दैट इज सिग्नलिंग को। अब क्या किया गया, कुछ म्यूटेंट को स्क्रीन किया गया, कुछ म्यूटेंट को स्क्रीन किया गया और वहां से पता चला कि वो म्यूटेंट ट्राइकोम के डेवलपमेंट में कैसा रोल प्ले कर रहे हैं। और उनको स्टडी करके पता चला कि कुछ पॉजिटिव रेगुलेटर हैं ट्राइकोम इनिशिएशन के और कुछ नेगेटिव रेगुलेटर हैं। पॉजिटिव रेगुलेटर क्या करेंगे, ट्राइकोम बनाने में मदद करेंगे, नेगेटिव रेगुलेटर ट्राइकोम को बनाने से रोकेंगे। ठीक है। तो जो पहला क्लास है, म्यूटेंट को 2 क्लास में डिवाइड किया गया। 1 क्लास शो फ्यूअर और नो ट्राइकोन indicative of absence of protein that are positive regulator of trichome formation। यानी कि जो पहला क्लास है उसमें कोई ट्राइकोम फॉर्मेशन देखने को नहीं मिला। जो पहला क्लास मिला हमको म्यूटेंट्स का, पहले क्लास में कोई ट्राइकोम देखने को नहीं मिला। उससे ये पता चला कि जो पॉजिटिव रेगुलेटर है ट्राइकोम को फॉर्म करवाने वाले, वो एक्चुअल में एब्सेंट है। राइट। जैसे कि ये म्यूटेंट हमने ऑब्टेन किया, म्यूटेंट 1 कह लेते हैं, इसमें देखने को मिला नो ट्राइकोम। तो इससे आप क्या बताओगे, आप यही बताओगे कि इस म्यूटेंट में जो है, जो पॉजिटिव रेगुलेटर हैं ट्राइकोम को फॉर्म करवाने वाले, वो क्या है, वो है एब्सेंट, इसीलिए देखने को नहीं मिला ट्राइकोम। ये जो जीन्स है इसमें इंक्लूड हो जाता है ट्रांसपेरेंट टेस्टा ग्लेब्रा 1 दैट इज TTG1, ग्लेब्रा 1 दैट इज GL1 एंड ग्लेब्रा 3 दैट इज द GL3। ओके, ये 3 जीन इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। जो TTG1 है ये क्या करता है, ये इनकोड करता है प्रोटीन विथ WD40 रिपीट्स डोमेन, a 40 amino acid motif with a conserved tryptophan that is W and aspartate D residue, इसलिए इसको WD40 कहा गया है। तो TTG1 एक ऐसे प्रोटीन को कोड करता है जिसके पास WD40 रिपीट्स डोमेन होते हैं, that generally function as a protein protein interaction domain, और जो प्रोटीन प्रोटीन इंट्रैक्शन करवाने में मदद करता है। ठीक है। नेक्स्ट आया GL1। GL1 इनकोड करता है MYB रिलेटेड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को, एंड GL3 इनकोड करता है BHLH लाइक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। तो एक्चुअल में GL1 एंड GL3 दोनों ही ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को कोड कर रहे हैं विथ स्लाइटली डिफरेंट नेचर। इस तरीके से GL1, GL3 एंड TTG1 ये एक साथ फंक्शन करते हैं एक कॉम्प्लेक्स बना के, GL1, GL3 एंड TTG1 प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, जो कि रेगुलेट करता है एक्सप्रेशन ऑफ अदर जीन। और ये तीनों मिलके जब कॉम्प्लेक्स बना के काम करते हैं तो ये अदर जीन को भी एक्सप्रेस कराने में मदद करते हैं। तो यहां पे हमने 3 जीन देख लिया। नेक्स्ट हमारे पास सेकेंड क्लास ऑफ म्यूटेंट आया। ठीक है। अब आया म्यूटेंट 2, क्योंकि हमने कहा कि जेनेटिक स्क्रीनिंग की गई और दो म्यूटेंट क्लास मिले। पहला म्यूटेंट क्लास देख लिया, अब दूसरा म्यूटेंट क्लास देखेंगे। जो दूसरा म्यूटेंट क्लास था उसकी क्या खासियत थी, द सेकेंड क्लास ऑफ ट्राइकोम पैटर्निंग म्यूटेंट हैज ईदर मोर ट्राइकोम्स और अनइवनली स्पेस्ड ट्राइकोम्स, जिसे हम ट्राइकोम क्लस्टर कहते हैं, and corresponding genes therefore encode a protein that act as a negative regulator of trichome development। और देखने को ये मिला कि इस पर्टिकुलर म्यूटेंट में जो है हमको मोर ट्राइकोम्स मिले, मोर ट्राइकोम्स, या फिर
evenly spaced trichomes। और ये जो रिजल्ट मिला वो हमें इस टाइप की जीन्स के बारे में बताता है जो कि ऐसे प्रोटीन को कोड करते थे जो कि नेगेटिव रेगुलेटर था ट्राइकोम डेवलपमेंट का, और वो जीन नेगेटिवली रेगुलेट कर रहे थे, इसीलिए जो ट्राइकोम्स बनता वो अपना एक प्रॉपर पैटर्निंग रखता, लेकिन वो जीन अभी एब्सेंट है। इस वजह से ट्राइकोम्स बहुत सारे बन रहे हैं या फिर कुछ भी कैसे भी ट्राइकोम्स बन जा रहे हैं, जैसे कि अनइवनली स्पेस ट्राइकोम्स भी बन जा रहे हैं। यानी जो सेकेंड क्लास म्यूटेंट थे उस क्लास में ऐसी जीन आती थी जो कि ट्राइकोम फॉर्मेशन को एक तरीके से रोकने का काम करती थी, और अब म्यूटेंट क्रिएट हो गया है तो वो जीन रोक नहीं पा रही है, इसीलिए कैसे भी ट्राइकोम्स बन जा रहे हैं। द नेगेटिव रेगुलेटर इंक्लूड, अब ये जो नेगेटिव रेगुलेटर्स हैं इनमें कौन कौन चला आता है जो कि फिलहाल में इस म्यूटेंट में एब्सेंट है। इनमें चला आता है दैट इज ट्रिप्टिकॉन चला आता है, दैट इज ट्राइजीन जो कि MYB प्रोटीन को कोड करता है, लैकिंग अ ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेशन डोमेन, जिसके पास कोई ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेशन डोमेन नहीं होता है। ट्राई इज एक्सप्रेस इन द डेवलपिंग ट्राइकोम एंड मूव टू द सराउंडिंग सेल वेयर इट inactivates GLI1, GLI3 and TTG1 complex by displacing GLI1. Inactivation of a GLI1, GLI3, TTG1 complex prevent a trichome formation in surrounding cell and thus establishes the regular spacing of trichome on the leaf epidermis. अब जरा मैं सारी कहानी को एक साथ ले रही हूं, अब ध्यान से सुनिएगा क्या हो रहा है। हमने कहा ट्राइजीन इज अ नेगेटिव रेगुलेटर, और ये जो जीन्स थे यहाँ पर ये तीनों जीन दैट इज GLI1, GLI3, TTG1 ये सब पॉजिटिव रेगुलेटर थे। फर्स्ट म्यूटेंट में ये सारे जीन एब्सेंट थे, इसीलिए जो है हमको ट्राइकोम फॉर्मेशन देखने को नहीं मिला। और सेकेंड म्यूटेंट में दैट इज ट्राई जीन एब्सेंट था, इस वजह से हमको जरूरत से ज्यादा ट्राइकोम फॉर्मेशन मिला, वो भी और स्पेस अच्छा नहीं हुआ। तो कहानी क्या है कि ट्राइकोम जो बनता है ना, ट्राइकोम अगर आप पिक्चर देखते हैं ये देखिए, इनके बीच में जो स्पेस है देखिए ये ऐसे ही मतलब कि अनइवनली अरेंज नहीं है, एक ट्राइकोम से दूसरे ट्राइकोम के बीच में थोड़ा सा स्पेस अच्छा खासा है, राइट। तो ये जो स्पेस है कोशिश की जाती है कि इस स्पेस के बीच में कोई ट्राइकोम ना फॉर्म हो और एक पर्टिकुलर लोकेशन के बाद ट्राइकोम फॉर्म हो, यानी कि स्पेसिंग प्रोवाइड की जाती है दो ट्राइकोम के बीच में और उस स्पेस के बीच में कोई ट्राइकोम फॉर्म नहीं होना चाहिए। तो होता क्या है देखिए कि जो यहाँ पर ट्राइजीन है, ट्राइजीन जब नॉर्मल प्रेजेंट रहता है तो वो क्या करता है, वो GLI1, GLI3 एंड TTG1 कॉम्प्लेक्स जो बना हुआ रहता है ट्राइकोम फॉर्म करवाने के लिए, उस कॉम्प्लेक्स से GL1 को हटा देता है, ठीक है। हेंस ये जो तीनों कॉम्प्लेक्स बना के ट्राइकोम फॉर्म करवा रहे थे वो ट्राइकोम वो फॉर्म नहीं करवा पाते हैं। कहाँ नहीं करवा पाते, वो जो स्पेस है उसके बीच में नहीं करवा पाते, और इस तरीके से ट्राइकोम के बीच में रेगुलर स्पेसिंग हो जाती है, और ये जो रेगुलर स्पेसिंग है वो करवाने में TTG1 मदद करता है। तो दो ट्राइकोम के बीच में जो स्पेस है जहां पे ट्राइकोम फॉर्म नहीं होना चाहिए वहां के लिए दैट इज ट्राई वन जो है यहाँ पे या ट्राइजीन जो है वो एक तरीके से नेगेटिव रेगुलेटर का काम करता है। अब इन सारी बातों को अगर मैं एक डायग्राम के फॉर्म में समअप करना चाहूं तो कुछ इस तरीके से हम समअप कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए ये एक ऐसा लीफ का पार्ट है जहां ट्राइकोम बनना चाहिए, और ये लीफ का वो हिस्सा है जहां ट्राइकोम नहीं बनना चाहिए, यानी कि ये स्पेस प्रोवाइड करेगा। तो होता क्या है देखिए, जैस्मोनिक एसिड का जब कंसंट्रेशन बढ़ता है तो वो जैज को रोक देता है जो कि इनहिबिटर है जैस्मोनिक एसिड सिग्नलिंग पाथवे का, जैज रुक गया। और जैज जो कि बदले में इनके कॉम्प्लेक्स को रोक के रखता है वो इनहिबिशन हट जाता है, यानी कि एक तरीके से आप समझ लीजिए कि JA जब प्रेजेंट है तो इट इज इनहिबिटिंग जैज, जैज इनहिबिट हो गया तो इसकी वजह से कौन एक्टिवेट हो गया,
that is Gl3, Gl1 and TTG1 कॉम्प्लेक्स। ये क्या हो गए? ये एक्टिव हो गए। ये एक्टिव होके क्या करते हैं? ये एक्टिव होके दैट इज Gl2 का एक्टिवेशन करवाते हैं। ठीक है, Gl2 का यहाँ पे एक्टिवेशन करवा दिया। Gl2 का एक्सप्रेशन कराने के साथ साथ जो है ये ट्राइजीन का भी एक्टिवेशन करवाते हैं। तो Gl2 क्या करता है? ये Gl2 ट्राइकोम फॉर्म करवाने में मदद करता है। और ये ट्राई क्या करता है? ये ट्राइजीन जो सराउंडिंग सेल है, यानी बगल वाला जो एरिया है जहां पे हमको ट्राइकोम नहीं चाहिए, ये वहां पे चला जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये इस पूरे कॉम्प्लेक्स में से ग्लाइ1 को डिस्प्लेस कर देता है। तो Gl1 को डिस्प्लेस कर देता है। तो Gl3 एंड TTG1 जो है वो एक तरीके से आपस में कॉम्प्लेक्स नहीं बना पाते हैं, और यहाँ पे जो है किसी भी टाइप के Gl2 का एक्टिवेशन नहीं होता है, और हेंस इस जगह पर दैट इज नो ट्राइकोम, यहाँ पे बस स्पेस होता है। फिर इस स्पेस के बाद एक और एरिया आएगा जहां पे ट्राइकोम फॉर्म होना चाहिए, तो वहां पे फिर से ये वाली सिग्नलिंग चल पड़ेगी। Role of glabra2, that is Gl2 in leaf trichome formation. The cell that will form trichome strongly express the Gl2 and tri gene. Gl2 protein act as a positive regulator of trichome cell differentiation, and tri protein move to the neighboring epidermal cell where it inhibit the trichome formation. बताइए क्लियर हुआ? ये सिग्नलिंग पाथवे सबको क्लियर हुआ? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ म्यूटेंट मैंने रखे हैं। अनइवनली स्पेस ट्राइकोम कैसे बना? जब ट्राई जीन नहीं था तो इवन स्पेस नहीं क्रिएट होगा, तो जहां पे स्पेस क्रिएट होना चाहिए था वहां भी ट्राइकोम बन गया। क्यों ट्राइकोम बन गया? क्योंकि ये सिग्नलिंग तो चली बट ट्राई जीन नहीं बना। हेंस इस वाली जगह पर यहाँ पर Gl1 रहा, और Gl1 और ये बाकी सब कॉम्प्लेक्स ने मिलके यहाँ पे भी ट्राइकोम बना दिया। तो अनइवनली फिर ट्राइकोम बन जाएंगे, कहीं पे ज्यादा बनेंगे कहीं पे कम बनेंगे, और इस तरीके से हम कहेंगे कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो जा रहा है, कहीं पे क्लस्टर बन जा रहा है किसका? दैट इज ट्राइकोम का। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ए डायग्राम है, दिस इज अ वाइल्ड टाइप प्लांट विथ मोर और लेस इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ट्राइकोम ऑन द लीफ सरफेस। तो ये क्या है? ये इवन डिस्ट्रीब्यूशन है, राइट? तो पहला डायग्राम है, इसमें आपको इवन डिस्ट्रीब्यूशन मिल रहा है, इवन ट्राइकोम्स। और ये क्या है? ये है वाइल्ड टाइप। दिख रहा है सभी को? मैं जूम करूं, ये देखो, ये है एक वाइल्ड टाइप अराबिडोप्सिस प्लांट का लीफ जिसमें कि इवन तरीके से ट्राइकोम डिस्ट्रीब्यूटेड है। सेकेंड केस देखिए। सेकेंड केस बी डायग्राम जो है ये है Gl1 म्यूटेंट। Gl1 म्यूटेंट होगा तो क्या ट्राइकोम बनेगा? क्या लगता है? Gl1 म्यूटेंट होगा तो नो Gl1, Gl3 एंड Gl3 था, हाँ Gl3 एंड TTG1 कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा एंड नो ट्राइकोम
सिग्नलिंग, क्योंकि यहाँ पे ये जो फैक्टर है GL1, अगर यही नहीं रहा तो ये कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, ये कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा तो कोई दैट इज ट्राइकोम फॉर्मेशन की सिग्नलिंग देखने को नहीं मिलेगी। इसलिए देखिए इस प्लांट में जो है, इस म्यूटेंट प्लांट में, GL1 म्यूटेंट में देखिए देर इज नो ट्राइकोम, एकदम क्लीन है। नहीं, ट्राई जीन जो है अपने नेबरिंग सेल में जाता है, वहां पे काम करता है, क्योंकि जिस पाथवे के थ्रू वो बनता है उसी पाथवे के थ्रू जो दूसरा प्रोडक्ट है दैट इज GL2, वो ट्राइकोम बना देता है, वो ट्राइकोम डिफरेंशिएशन जीन को एक्टिवेट कर देता है, तो उस सेल में ट्राई जीन काम नहीं कर सकता, अपने नेबरिंग सेल में जाके काम करता है, वो बगल वाले सेल में। थर्ड देखिए, थर्ड वाला क्या है, थर्ड वाला है ट्राई म्यूटेंट, थर्ड वाला इज ट्राई म्यूटेंट। अब इसमें देखिए जरा कितने सारे ट्राइकोम्स हैं। ट्राई म्यूटेंट हो गया तो क्या हो गया, जो स्पेस बन रही थी वो स्पेस बन ही नहीं पाया, और कुछ भी कहीं से भी जहां जहां पे सिग्नलिंग स्टेब्लिश हुई वहीं पे जो है ट्राइकोम फॉर्मेशन हो गया। तो पूरा का पूरा अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखने को मिल रहा है, जिसमें कि स्मॉल ट्राइकोम जो है आपको क्लस्टर फॉर्म में देखने को मिल रहे हैं। और ये भी एक ट्राई, और एक और जीन आता है CPC जीन, इन दोनों का डबल म्यूटेंट है, जिसमें कि हमको ट्राइकोम लार्ज साइज के मिलेंगे और साथ ही साथ बहुत सारे क्लस्टर होंगे, यानी कि एक क्लस्टर में लगभग आपको 40 से ज्यादा ट्राइकोम्स फॉर्मेशन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरा ट्राइकोम फॉर्मेशन की कहानी। यहाँ पे मैंने GL2, GL1, GL3, TTG इन सबके रिलेशन के बारे में लिखा है, तो एक बार आप इसको गो थ्रू कर लें। ओके, कमिंग टू द फाइनल स्लाइड, फाइनल फंक्शन अगर हम देखते हैं तो हमने देखा कि जैस्मोनेट का फंक्शन जो है वुंड रेस्पॉन्स के टाइम पे प्लांट को हील करवाने में और साथ ही साथ सर्वाइवल रिस्पॉन्स देने में मदद करता है, ट्राइकोम का फॉर्मेशन करवाता है, नेक्रोटॉपिक पैथोजन से रेजिस्टेंस देता है, हर्बीवोरी से प्रोटेक्शन देता है, रूट ग्रोथ का इनहिबिशन करता है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट का बायोसिंथेसिस करवा सकता है, पॉलन डेवलपमेंट करवा सकता है, टेंड्रिल कॉइलिंग करवा सकता है, ट्यूबर फॉर्मेशन इन पोटैटो एज वेल एज एल्कलॉइड बायोसिंथेसिस। यस, तब बुशेस की तरह दिखेगा। तो इसके साथ हमारा जास्मोनिक एसिड डन हो जाता है।